So, okay dear students, after ending with रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद हम लोगों ने आइंस्टाइन भी बना दिया था। आप लोगों के मुझे नहीं पता किसको बनाया था, वेल नहीं था तुम्हारा आइंस्टाइन को। वेल आगे हम लोग यहाँ पर फंस गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो दो प्रॉपर्टी लेके चल रहा था। यानी कि जो हमारे पास लाइट थी, इलेक्ट्रॉन तो भी गोली मार देता हूं, मैंने फोटोन इंसिडेंट किया था, वहां पे इलेक्ट्रॉन बोला था। बट आप ये समझिए, जब मैं आप लोगों को आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा था, मैंने कहा था फोटोन इंसिडेंट मैंने कराया है, और फोटोन इंसिडेंट करके किसी मैटर को हिट किया था, और उसके बाद आप लोगों ने देखा था जब यहाँ पे मेरी बॉल रखी हुई थी, कितनी भी इंटेंसिटी से डाल लो वो बॉल नहीं हिली थी। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ फोटोन सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब इससे हमारा क्या कंफर्म हुआ था बेटा कि पार्टिकल नेचर होता है हमारे पास, वेव के पास पार्टिकल नेचर होता है। और उससे पहले हम लोगों ने जाना था कि क्योंकि वो भैया ऐसे कुछ था कहानी, याद होगा आप लोगों को, वेव नेचर मैक्सवेल वाला, कि अगर हमारे पास लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसके पास उसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में करंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो लाइट इस तरफ जा रही है, ये ऐसे 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 कहीं भी चले जाए, ये तीनों चीजें तो आपस में परपेंडिकुलर रहनी है। इसका मतलब यहां पर बड़ी दुविधा आ गई। एक नेचर को पढ़ने चले, वेव नेचर को, तो पार्टिकल नेचर अपना काम दिखाना शुरू कर दे। अब पार्टिकल नेचर को पढ़ने जाएं तो वेव नेचर कहते रुक जा मैं भी हूं। साइंटिस्ट थोड़े दुविधा में आ गए, उन्होंने कहा यार क्या किया जाए। फिर कॉमन सहमति बनी, आप एक्सेप्ट कर लो भैया कि इस लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी बिहेव करेगा। वहां से हमारे पास ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में पता पड़ा, और यही आपका आज का टॉपिक रहने वाला है कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने आपको बताया था रेडिएशन क्या होती है, ईएम रेडिएशन क्यों बोलते हैं, कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। एग्जांपल, आपके पास लाइट, राइट, लाइट को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है, इवन जहां पे मीडियम नहीं होगा वहां पे भी ट्रेवल कर सकती है। लेकिन साउंड के साथ ऐसा केस नहीं था। साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं, क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एयर है जिसके पार्टिकल कंप्रेशन रेयरफेक्शन होते होते आपके कानों तक पहुंच रहे हैं। अब मुझे नहीं पता मेरी आवाज आपको अच्छी लग रही है या नहीं, बट पहुंच तो रही है, जैसा भी है कंडीशन पहुंच तो रही है ना आपके कानों तक। बट अगर एज्यूम करो कि यहाँ पे वैक्यूम, यहाँ पे कुछ हो ही ना, तो तुम्हें पता है मैं कैसा देखूंगा? ये कहानी होगी जो अभी कुछ सेकंड पहले हो, यानी कि मैं मुंह तो चलाऊंगा बट दिखूंगा तो सही पर अगर लाइट भी तो, हाँ मतलब आवाज को पता ही नहीं पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन यहां से मैं लाइट मारूंगा तो देखो सर लाइट मत मारो सर, आंख में लग रही है, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर जाएगी वैक्यूम पे, क्योंकि उसके पास ईएम प्रॉपर्टी है, वो एक ईएम वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट मेरा सवाल यहां पर एक आ जाता है जो आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th या 10th में जाते वक्त, कि हमारे पास अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है, एक ग्लास स्लैब से टकरा कर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर यहां पर तो मीडियम के चेंज होते ही लाइट की स्पीड कम हो गई, आप कह रहे हो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने लाइट की स्पीड को लेकर बात नहीं करी, मैंने कहा लाइट के ट्रेवल की बात कर रहा हूं सिर्फ, कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। हर किसी मीडियम के चेंज होने के साथ उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मुझे किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर आ रही है ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मुझे बस इतना पता है कि लाइट आएगी और अगर जाएगी तो भैया दिक्कतें नहीं है, क्योंकि वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है। स्पीड वाला कॉन्सेप्ट भगवान के लिए भी भूल जाओ, ये मत कहना। समझ में आया ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैं यहाँ पे डील करने के लिए नहीं बैठा हूं। इस ड्यूअल नेचर को आप लोग अपनी एनसीईआरटी प्लीज ओपन करेंगे। तो यहाँ पर है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखो, मैं आप लोगों को एक स्पेक्ट्रम बता चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या वाइस वर्सा। इसके तहत जो हम लोग अपनी स्टडी करते हैं वो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है। और अगर हम लोग एटम का एक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा क्लास 10th में कि अ रे ऑफ व्हाइट लाइट जब आप मारते हो तो आपके पास वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, और वो 7 कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि आपके पास यहाँ पर अभी फिलहाल 3 है, पर मान के चलो कि ये 7। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्कर्स इन माय हैंड आई कुड हैव ड्रॉन ओनली दीज 3 कलर्स, बट आप लोगों को समझना है कि ये 7 है। सो दिस इज योर स्पेक्ट्रम। जो आपके पास आपने व्हाइट लाइट मारी है यहाँ पर, वो व्हाइट लाइट आप लोगों की कैसे स्प्लिट हो गई है? 7 कलर में स्प्लिट हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो चुकी है। लेकिन मुझे एक पॉइंट पे ऐसा तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लू खत्म और ग्रीन शुरू, ग्रीन खत्म रेड शुरू, ऐसा नहीं है। ये सारे कलर आपस में मर्ज होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपको डिमार्केशन दिख रहा है क्योंकि मैंने ये 2D डायग्राम बना रखा है, पर जब आप लाइट को देखोगे बड़े ढंग से तो यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि कहां पर आपके पास ये ब्लू लाइन खत्म और कहां पे ग्रीन लाइन शुरू। आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे आप ये बता पाओगे कि सर ये पॉइंट यहाँ पे खत्म और ये पॉइंट यहाँ पे शुरू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेनबो बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है उसी का। आप जो विप्योर देखते हो उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि यहां से रेड खत्म यहाँ पे ये शुरू हो रहा है। नो, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हाँ, ये हमें नहीं पता होगा, बस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है क्योंकि हमारे पास कोई डिफाइंड मार्क लाइन नहीं है कि इसके बाद ये कलर हो रहा है। तो जहां पर आपको व्हाइट लाइट के सातों कलर आराम से दिख जाए घुलते मिलते एक दूसरे के साथ, उनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। हाँ, इनकी एक चीज तो पक्की है कि अगर ये किसी भी ऑर्डर को फॉलो करेंगे वो फिक्स है, यानी कि अगर ये इधर से इधर जा रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, इसके ऑर्डर में जा रहे होंगे, ये फिक्स रहने वाला है। इसके अलावा कुछ भी आपका फिक्स नहीं। अब जब स्पेक्ट्रम पढ़ लिया तो बेटा हमारे पास 2 तरीके के स्पेक्ट्रम, एक आया एमिशन स्पेक्ट्रम और एक आया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये एमिशन स्पेक्ट्रम तो समझ में आ गया ना कि आपके पास व्हाइट लाइट का वो कंटीन्यूअस बैंड जिसमें सातों कलर हैं, ये हमारे पास विप्योर के फॉर्म में ये आपका स्पेक्ट्रम। और कंटीन्यूअस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सभी एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं, कोई भी आपको एक डिमार्केट लाइन जो सेपरेट करे एक कलर को दूसरे से वो आपको नजर नहीं आ रही। अब हम लोगों ने क्या किया कि ऐसा समझिए, सबसे पहले मैंने यहां पर एक गैस भरी, लेट्स से हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग जो अभी आगे पढ़ने वाले हैं किसका स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। मैंने इस डब्बे के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराकर, यानी कि अपना वोल्टेज वगैरह लगाकर कैसे ही कर इस गैस को आयनाइज करा दिया। और इस गैस को आयनाइज कराकर मैंने जब, अब इसमें क्या होगा बेटा? आयनाइज पार्टिकल हो गए। वो आयनाइज पार्टिकल से उनके पास एनर्जी आएगी। एनर्जी कितनी होगी बेटा? वो E = H टाइम्स न्यू।
समझ पा रहे हो? E इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगी बेटा आपके पास। अब यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही आपने इस सैंपल में से कोई लाइट पास कराई, ठीक है, अब यहां पे आपके पास क्या है, बेसिकली प्रिज्म से पास कराना है। आपके एनसीईआरटी बहुत अच्छा डायग्राम दे रखी है, मेरे से डायग्राम बहुत अच्छे बनेंगे नहीं, बट जैसे बन रहे हैं मैं आपको समझाने के लिए काफी, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी में एमिशन वाला डायग्राम देखो, ऊपर वाला आपके पास सैंपल यहां पड़ा हुआ है, तो इसने प्रिज्म से लाइट पास कर रखी है, और प्रिज्म से लाइट पास करने पर एक फिल्म और डिटेक्टर आपको यहां पे दे रखा है। इस डिटेक्टर में जो उसने डिटेक्ट किया वो क्या किया था बेटा, सातों कलर नहीं थे बेटा यहां पर, मतलब थे बहुत ज्यादा डिमार्केशन यहां पे, मतलब आपको अलग से दिख रही थी। तो अगर मैं कलर यूज कर लेता हूं, चलो यहां पे बता दूं, ऐसे से लेकर ऐसे के बीच में, मतलब आप ऐसा समझिए कि आपके पास बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड पर कुछ भी कलर, जैसे कि ये कौन सा है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऐसे कुछ कलर नजर आए। बाकी कलर कहां है वो आपको भी आगे पता पड़ेगा। यानी कि मैं दोबारा समझाता हूं क्या हुआ इस स्पेक्ट्रम में, कि जब हमने यहां से कोई गैस आयनाइज करा तो उसके पास एनर्जी है, वो जब आगे मूव करी और उसकी जो लाइट थी मैंने उसको फिल्म पर लगाया, तो मैंने देखा कि कुछ ही कलर जो है मेरे पास इसमें से निकल के आगे आ रहे, राइट। अब अगला एक्सपेरिमेंट अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां पर देखिए व्हाइट लाइट का सोर्स ले रखा है और बीच में एब्जॉर्बिंग सैंपल ले रखा है। क्या कर रखा है हमारे पास, यहाँ पर व्हाइट लाइट का सोर्स ले रखा है और बीच में एक सैंपल डाल दिया जो हमारे पास है एब्जॉर्बिंग सैंपल, यानी कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। बेसिकली यहां पर से जब हमने सैंपल में डाला तो इसने कुछ चीज एब्जॉर्ब करी और उसके बाद हमने अपना वही प्रिज्म लगाया और फिर वहीं पे जाकर हम लोगों ने डिटेक्ट किया। इस बार जो डिटेक्ट किया उसमें कुछ ऐसा मिला। ऐसा क्या मिला कि जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम था उस स्पेक्ट्रम के ऊपर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कुछ ब्लैक लाइंस आपको यहां पर नजर आएंगी। ये देखिए, ये ब्लैक लाइंस आपको नजर आएंगी। तो बेटा फिर कॉन्टिन्यूअस रहेगा। एब्जॉर्बिंग अगर आप हटा दोगे तो आपको ये चीज मिलेगी ना। अब ये एब्जॉर्ब क्यों हुआ और ये एमिट क्यों हुआ, यही तो हमें समझना है बेसिकली पूरी कहानी में। जो पूरी कहानी है वो इसी के रिवॉल्व करेगी। दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर जब हमने किसी एक गैस को आयनाइज कराया तो यहाँ पर से जो आपके पास एनर्जी आई, उस लाइट को अगर मैंने अपने स्पेक्ट्रा में देखा तो एक ब्लैकिश बैकग्राउंड, आपको ब्लैक, इसका बैकग्राउंड दिख रहा है कैसा है, ब्लैक बैकग्राउंड पे कुछ कलर आपको नजर आए। लेकिन यहां पर पूरे स्पेक्ट्रम के ऊपर कुछ ब्लैक नजर आया। उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे का। यहां पर पूरे ब्लैक बैकग्राउंड में कुछ कलर नजर आ रहे हैं और यहाँ पे पूरे स्पेक्ट्रम में कुछ ब्लैक नजर आ रहे हैं। अब ये ब्लैक क्या है, इस चीज को समझते हैं बेटा। अगर पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको उठाकर यहां पर रख दोगे तो आप देखोगे, तो देखो 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, ये एग्जैक्ट कॉपीज होंगी इसकी। यानी कि जहां जहां पर से ये लाइट उड़ी होंगी, ये लाइट यहां पर आई होंगी। अब इस स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने नाम दिया है एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो यहां पर सिर्फ वही लाइट एमिट हुई जो इसके पास थी। तो यहां से मान के चलो मैंने भाई इसका सैंपल ले लिया, तो ये सिर्फ वही लाइट एब्जॉर्ब कर एमिट कर सकता है जो इसके पास होगी। तो मैंने इसका एक सैंपल निकाल लिया कि भाई मेरे पास एक गैस है, मैं इसका एमिशन स्पेक्ट्रम निकाल लेता हूं, तो मेरे पास इसका एमिशन स्पेक्ट्रम ऐसे आया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे पास डिवाइस नहीं है, बट जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने तो लाइट मान के देखना है स्पेक्ट्रम फोटोग्राफिक प्लेट पे कि व्हाइट बैकग्राउंड पे कुछ कलर्स आ रहे हैं। एक रीडिंग नोट कर ली, कैसे साइड पे रखो। अब उन्होंने क्या करा है, एब्जॉर्बिंग सैंपल लिया यहाँ पर और यहाँ से लाइट मारी। उन्होंने देखा कि ये जो चीज एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है वहां पर क्या आ रही थी, ब्लैक लाइंस आ रही थी। अब ये जो ब्लैक लाइन है जब इससे मैच कराकर देखा
तो जो बिल्कुल कंप्लीट मैच हो जाए तो समझ जाना ये एलिमेंट हमारे पास इसका है। यानी कि पहले क्या निकाल लो, उसकी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके बाद उसमें से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों को मैच कर लो, उसके हिसाब से आपके पास आपको आपका एलिमेंट पता पड़ जाएगा। कैसे? आप यकीन मानना, हर एक एलिमेंट की स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग आती है। These spectral lines are just like the fingerprints of human body. जिस तरीके से हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से हर एलिमेंट की स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास अलग होती हैं। ये स्पेक्ट्रल लाइंस आपको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोले जाते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? बेसिकली अ सीरीज ऑफ कलर in the order of increasing wavelength or decreasing frequency. What is line spectrum then? सिर्फ वही ऑर्डर जो उसके पास एनर्जी है वो निकल के अगर आगे आएगा तो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ये डीनियम भी है। एब्जॉर्प्शन, मैं एब्जॉर्प्शन बोल रहा हूं क्योंकि वो 12th क्लास में एक सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है, वहां पे थोड़ा एब्जॉर्प्शन दोनों टर्म है, वो मिक्स है। यहाँ पे सब तुम्हारे एब्जॉर्प्शन है। मैं क्लियर लिख देता हूं, इट्स नेवर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ए बी है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है? हाँ, ए बी वाला। वेल, यहाँ पे सिर्फ वही लाइट एब्जॉर्ब हुई जो कैरेक्टरिस्टिक इस फ्रीक्वेंसी की कर सके। ये यस, तो ये हमारे पास बता दिया गया कि आप लोगों के पास ये वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन गैस की है। चलो, यहां से एक्चुअली हमें स्पेक्ट्रम की कहानी तो समझ में आ गई कि यहाँ स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वैसे इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके ही हम लोग जो सन के अंदर हीलियम गैस वगैरह है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह सब चीज कर चुके हैं, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई तो कहानी आगे भी आई, और वो कहानी क्या आएगी उसे पढ़ लेते हैं। तब तक एक बार फटाफट से वाली रीडिंग कर लो। ओके, सो यहां तक अब हम लोगों ने देख लिया कि स्पेक्ट्रम क्या था। आगे चलते हैं फटाफट से, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है। एक्चुअल में ये जो स्पेक्ट्रम थी कि ये लाल, काली, नीली, पीली, हरी, गुलाबी जैसे भी रंग आपको दिखाई दे रही थी 7 रंग में से, इसको सबसे पहले किसने देखा बेटा? एक साइंटिस्ट थे, बाल्मर साहब। कौन थे? बाल्मर। अब ये जो बाल्मर साहब थे, इन्होंने कहा ये जो आपके पास सीरीज आई ना, जो आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज आई, इसकी किसी भी वैल्यू की, किसी भी लाइट की किसी भी पॉइंट पे आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। लोग बड़े हैरान हो गए। उन्होंने बोला, बाल्मर ने, कि जो आपके पास सीरीज आई थी, अगर आपको मान के चलो ये काली, ये लाल आई थी यहाँ पे सपोज, इसकी वेवलेंथ निकालनी है तो आपको मैं बताऊंगा आप कैसे वेवलेंथ निकालोगे। लोग बड़े हैरान रह गए कि भैया ठीक है बता दो। तो उन्होंने कहा देखो ऐसे निकालो, 1/λ, जो कि क्या होता है? वेव नंबर। लैम्डा होती है वेवलेंथ। बेटा इसमें कोई अंतर नहीं है, जो लोग नए हैं वो समझ लें कि जैसे ये जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे वेवलेंथ कहते हैं। नॉर्मल डिस्टेंस ही है, बस वेव की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल देते हैं। वेल, 1/λ यानी कि 1 वेवलेंथ, जो कि आपके किसके इक्वल होता है? वेव नंबर के। 1 वेवलेंथ, वेव नंबर। उसने कहा कि जब भी आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप लोग 109677 को फिक्स कर दीजिए। ये कहां से आया? क्लास 12 में भी आपको थोड़ा सा पता पड़ेगा। वेल, मैं जब आपको श्रोडिंगर कराऊंगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तब थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है? into 1/ni² minus 1/nf²। ये क्या था? ये बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ा था। वेल, अब आपको यहां से पता पड़ेगा। वेल गाइस, दिस इज योर एनर्जी लेवल डायग्राम व्हिच द बॉय इज हैंडलिंग वेरी वेल, ठीक है? अभी एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? रिडबर्ग की बात सुनिए। रिडबर्ग ने कहा था कि जो रिडबर्ग और पहले बाल्मर बता देता हूँ। आप सही कह रहे हो सर, आप सीधे रिडबर्ग में पहुंच गए। हम तो बाल्मर सुन रहे थे और आपने बाल्मर सीधे रिडबर्ग पहुंचे। सुना, बाल्मर ने कहा था किसी भी वैल्यू की वेवलेंथ, यानी किसी भी कलर की वेवलेंथ 1/λ डिपेंड करेगी 109677 1/ni² - 1/nf²। अब ये ni और nf क्या है?
बाल्मर के लिए ni की वैल्यू यानी कि इनिशियल फिक्स थी। देखो ये मेरा जीरो लेवल, बेस लेवल जीरो लेवल, जो दिख रहा है पता नहीं बट बेस लेवल जीरो लेवल है। उठा के दिखा देते भैया, ये जीरो लेवल दिख गया, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे चलता जाए। अब ये जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब रिडबर्ग के लिए इनिशियल वैल्यू क्या थी बेटा? 2। याद रखना है, रिडबर्ग के लिए इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2। हर एक साइंटिस्ट के लिए अलग अलग होगी, अभी कैसे ये समझते हैं, बट पहले हम लोग समझते हैं कि ये वेवलेंथ कैसे निकाली। एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है और ये एक लेवल है। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप जरा सा एक छोटी चीज नोटिस करो कि डिस्टेंस कम होता जा रहा है। बेसिकली डिस्टेंस नहीं बोलेंगे आप बोलोगे ये एनर्जी लेवल गैप है, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक का एनर्जी लेवल गैप सबसे ज्यादा है। इससे और इसका एनर्जी लेवल गैप क्या हो गया है? कम हो गया है। और ऊपर जाओगे कम हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है ना ऊपर जाते वक्त। एक पॉइंट पे जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे इस लेवल पर, जहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि इस पॉइंट पर एनर्जी जीरो है, कम हो रही है ना बेटा, तो इस पॉइंट पर जाएंगे तो एक पॉइंट में जीरो आ जाएगी, यानी कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अब जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती है। क्यों? अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, बट आप लोग ऐसे समझिए कि इसका न्यूक्लियस यहां पर है, नीचे की तरफ कहीं पर। जैसे जैसे n बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, पर ये दूर कैसे जाता है पहले इस बात को समझ लेते हैं। आपने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को हीट कर दिया या एनर्जी दे दी। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन गायब, बेटा गायब कर दे, शाबाश, वो गायब हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच गया, यानी कि बीच में कहीं पे नहीं रहेगा कभी भी, ये हमेशा ऑर्बिट्स में जाएगा। ये जो फिक्स पॉइंट है क्या है? ऑर्बिट है। जैसे यहां से हीट करोगे इलेक्ट्रॉन गायब, दिख रहा है कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे गायब। अब इसका इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच चुका है? हायर स्टेट में। और एनर्जी दे दो, ये गायब, देखो ऊपर पहुंच गया। और गायब करोगे ऊपर पहुंचता जाएगा, लेकिन यहां से यहां पर आकर कभी कलर नहीं दिखाता। ये जब आप एनर्जी दे रहे हो, इसे हीट कर रहे हो, ये जब यहां से यहां पे गया कभी कलर नहीं दिखाएगा बेटा। कलर कब दिखाता है? जब इस स्टेज को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड, मतलब हंसते हुए गया है, एनर्जी दे दी, खाता पीता पहुंच गया ऊपर, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं बेटा। अब आपने इतनी एनर्जी दे दी कि यहां पे थोड़ा सा नीचे कर दो बेटे, यहां पे तो एनर्जी लगाई और इसके पार ही कर दिया। दे सकते हो, क्यों नहीं? उसको बोलेंगे आयनाइज स्टेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया उससे, ऑर्बिट से बाहर निकल गया है, तो वो आयनाइज स्टेट हो गई। लेकिन जब आपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक की एनर्जी दी है, उससे आपने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन को अगले लेवल के लिए एक्साइट किया है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है, तुम मत, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो इसका मतलब उसने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करी है बेटा, यानी कि whenever an electron goes from lower level to higher level it absorbs energy। लेकिन कभी भी इस दौरान कलर एमिट नहीं करेगा। कलर कब एमिट करेगा? यहां पर बैठा हुआ था, क्यों बैठा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन यहां पर? क्योंकि आपने एनर्जी दी है। ये थोड़ी चाहता है कि ये मेरे को एनर्जी दो, ये तो मस्त यहां पे बैठा हुआ था। तो ये क्या करेगा? थोड़ी देर के बाद एनर्जी लूज करके वापस से अपने स्टेट में आना चाहेगा, और जब ये यहां से यहां पर आता है उस दौरान कलर रिलीज करता है, और वही कलर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होता है जो कि आप E = h न्यू से निकालेंगे। ध्यान सुनना, यहां पर इसकी एनर्जी कुछ है, यहां पर इसकी एनर्जी कुछ और होगी, यहां पर इसकी एनर्जी कुछ और होगी। n के बढ़ने के साथ साथ एनर्जी कम होगी। कैसे? अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं।
हाँ एनर्जी दी तो ऊपर गया। अब ये आगे देखेंगे, क्योंकि जो हम लोग कलर कब निकलेगा, मैंने क्या बोला, ऊपर जाते वक्त कलर नहीं मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा तब आपको एक कलर निकलता हुआ दिखाई देगा। वैन वो कलर कितनी एनर्जी का होगा उसको समझने के लिए बस आप और बोर के मॉडल को समझने के लिए आप अभी ये समझिए कि ये जो वैल्यू है ये एक ऑर्बिट है पूरी, और यहाँ पर जब आप लोग N1 N2 का जो फॉर्मूला देख पा रहे हैं इसमें इनिशियल और फाइनल लिखा है बेटा, आप लोगों के पास 1 की वैल्यू बदलती रहेगी, यानी कि 1 की वैल्यू आप लोगों के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पर काम करी थी। हाँ इनिशियल की वैल्यू एक बार फिक्स कर दी जाएगी और फाइनल की वैल्यू है मतलब कि कहां से कहां पर आ रहा है। मान के चलो ये 6 है, ये धागा आपको जो दिख रहा है बेसिकली जो ऑर्बिट है 6 से लेकर 4th पे आया, ठीक है, तो 4th पे आने का मतलब कौन सा सीरीज हो जाएगी, अभी तो 2 पे कर लेते हैं, 1 2 कोई भी वैल्यू यहां से लेकर यहां पर आई, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसकी जाएगी, जब n के लिए 2 फिक्स कर दोगे बाल्मर के लिए, कैसे अभी हम लोग जानेंगे। लेकिन दूसरी जो लेवल थी एनर्जी लेवल क्या 6, यानी कि 6 से और 2 पर आए, तभी तो आप कलर देख पा रहे हो, वरना आप कलर नहीं देख पाओगे कभी। याद रखना जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है कभी भी कलर नहीं दिखाता। When it is releasing the energy, it goes back into its normal state, और नॉर्मल स्टेट में उसके पास सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना लोएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी रहेगी। कैसे, अब हम लोग समझते हैं। बस आप मुझे बताइए, आपको ऑर्बिट समझ में आए अलग अलग लेवल पे, और आपको ये पता पड़ा कि इलेक्ट्रॉन कलर कब दिखाएगा, ऊपर जाते वक्त या नीचे आते वक्त, नीचे आते वक्त। अगर मैं बात करूं, पकड़ एक बार इसे ढंग से दोनों को पकड़ ले, अगर मैं बात करूं तो फेनोमेना कुछ ऐसा होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर रहा है, यहां पर आ रहा होगा, तो इस दौरान ही कुछ ऐसा कलर आके दिखा रहा, समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब जंप कर रहा होगा तो बीच में कुछ ऐसा कलर आया होगा। अब ये कलर क्यों आया, दिखा ना कलर चेंज हो गया, मैं जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हीट किया तो कोई कलर नहीं है, नो, बट जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट होता है जहां पे वो रहता है नॉर्मल, हाँ बेटा वो तो एनर्जी रिलीज करेगा तभी, अब तो तुमने हीट नहीं दी तो बेचारा ये एनर्जी रिलीज करेगा और फिर अपने आप नॉर्मल स्टेट में जाना चाहेगा ना, तो जब ये नॉर्मल स्टेट में जाता है तभी क्या करता है, देखो कलर आपको रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, कब हुआ, जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो बीच में एक कलर रिलीज कर रहा है। अब उसी चीज को यूज करते हुए हम लोग पूरे बोर मॉडल को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच डियर, यू मे गो बैक टू योर सीट। अब पूरा बोर मॉडल हम लोग समझेंगे इसी मॉडल को यूज करते हुए, और आप लोगों को इतनी कहानी समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास E = hν का इस्तेमाल कैसे करेंगे इस मॉडल की हेल्प से। आप लोग सब अपने अपने बुक में बेटा एक बार ये एनर्जी लेवल डायग्राम खोल लीजिए प्लीज, ये एनर्जी लेवल डायग्राम खोलिए और इस एनर्जी लेवल डायग्राम को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको सबसे टॉप पॉइंट पे इधर लेफ्ट के कॉलम में एनर्जी दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा है। ये वही पॉइंट था जहां पे मैंने बोला था कि आपके पास एनर्जी 0 आ जाएगी। आप नीचे चलेंगे तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, कितनी होगी, ये आप लोग अभी देखेंगे। सबसे नीचे देखिए आपको n = 1 दिख रहा है, और उसके बाद ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर n = 2 दिख रहा है, और यहाँ पर n = 2 में अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो आपको रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट कलर की लाइन दिखाई दे रही है। अब ये लाइन कैसे दिख रही है और क्यों दिख रही है, बाकी सारी लाइन को आप लोग देखिए सिर्फ वायलेट कलर से दिखा रखा है, जो कि आप लोगों को नजर नहीं आएगी। पहले तो इस चीज को समझ लीजिए कि जहां पे n की वैल्यू 2 है, जहां पर n की वैल्यू 2 है, सिर्फ और सिर्फ इसी कलर में हमें, आप इसी सीरीज में हमें 7 कलर दिखाई दे। ऐसा क्यों, इसका मतलब ये बात पक्की है कि सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज में ऐसा जोन है जो आपके पास आपको दिखाई देता है। इसका मतलब ये कलर कहीं ना कहीं विजिबल रेंज में रहे होंगे, तभी आपको दिख रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी कलर तभी दिखाई देता है जब आपके पास विजिबल रेंज में होता है। जैसे कि अगर लाइट बंद कर दो और अगर मेरे को गर्मी लगे तो मेरा टेम्परेचर तो बढ़ रहा है क्योंकि बाहर से हीट हो रहा है, लेकिन जब तक तुम मेरे ऊपर मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालकर मेरे को जलाओगे नहीं, तुम्हें मैं चलता हुआ नहीं दिखूंगा।
क्योंकि वो विजिबल रेंज में आएगा ही नहीं कलर। तब तो आ जाएगा पेट्रोल डालने के बाद मेरे ऊपर हम मार दो तब आ जाएगा, लेकिन वैसे नहीं आएगा नॉर्मल हीट में। यहां पर भी कहानी यही है बेटा कि ये आपको जो विजिबल रेंज में दिखे ये एक्चुअल को बाल्मर को दिखे थी, इसीलिए इस सीरीज का नाम आपकी किताब में आगे लिख रखा है बाल्मर सीरीज। क्या लिख रखा है? बाल्मर सीरीज। अब ये जो बाल्मर सीरीज थी इसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास अभी तक दूसरे से लेकर कहीं पे गया, दूसरे से लेकर जंप करके ऊपर गया, मान के चलिए आपके पास दूसरे से लेकर छठे पर गया, ये तो बताया था आपको इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा रहा है, राइट। अब बाल्मर ने कहा कि चल इसकी मैं जो है वेवलेंथ निकाल देता हूं कितनी है, इसकी मैं वेवलेंथ निकाल देता हूं कितनी है। तो देखो उसने क्या किया, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया बाल्मर साहब, उन्होंने कहा मेरे लिए ये वैल्यू फिक्स है, कितनी है मेरे लिए 2 रख दो भैया, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक 1/λ की वैल्यू आएगी। ये तो बोला था उसने कि किसी भी 1/λ का निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, 109677 इज इक्वल इनटू 1/ni² माइनस 1/nf²। ni मतलब बाल्मर के लिए फिक्स है 2, nf मतलब कहां पे इलेक्ट्रॉन गया। हालांकि कुछ किताबों में आप कहां से गया वहां से वहां तक भी कर सकते हो, बट इस केस में nf और ni चेंज हो जाएगा, फिर बाहर माइनस का साइन लग जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम आराम से। आप ये समझिए कि कलर कब एमिट होगा, ऊपर से नीचे आएगा, बट इलेक्ट्रॉन गया कहां से है, 2 से 6 पर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहां पर आप लोगों को जब इसको सॉल्व करो तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए जब आपके पास n = 6 से आ रहा है, लाइट देखो यहाँ पे बाल्मर सीरीज में, तो आपको दिख रहा है कि ये वॉयलेट से कलर की कुछ आ रही है, दिख रहा है वॉयलेट कलर की लाइट आ रही है n = 6 से जब लाइन आ रही है। उससे इधर देखिए जब n = 5 से आ रही है तो आपको ब्लू कलर की लाइट दिख रही है। उससे इधर देखो जब n की वैल्यू 4 आई तब ग्रीन आई, जब n की वैल्यू 3 आई तब हमारे पास रेड लाइट आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। देखिए ये मेरे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल मैंने बनाए थे, आपके सामने अपने मॉडल में मैंने बना रखे थे। अब इसका मतलब ये है कि जब बड़े लेवल से और छोटे लेवल यानी कि n = 6 से लेकर n = 2 पर आती है, तो यहाँ पर मेरे पास कौन सी लाइट आई थी, वॉयलेट आई थी ना। अगर 5 से आ रही है तो मेरे पास कोई और लाइट आई थी, ब्लू आई थी, चलो, और उसके बाद इधर आई थी 3 से 2 पर, चलो बीच में 4 भी कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये वाली ग्रीन आई थी और ये वाली मेरे पास जो है रेड आई थी। यही तो कहानी थी मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जब आप हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहे हो तो आपकी वेवलेंथ कम हो रही है। जितना ऊपर जाओगे एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए होगी। सीधी कहानी थी यार, मेरे इलेक्ट्रॉन को हीट करके छठे में पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी है, और जब वो एनर्जी रिलीज करके उस स्टेट पे आएगा तभी वॉयलेट रंग दे पाएगा ना। मान के चलो आपने मेरे मॉडल में जो आपको मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉन को हीट करके ट्वी करके पहुंचा दे छठे लेवल पे, तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना। थोड़ी सी एनर्जी 2 से 3 पे तो गया बस वो, तो 3 से जब 2 पे आएगा तो भैया वो एनर्जी भी कम देगा। कम एनर्जी नहीं थी तो कम एनर्जी देगा, ज्यादा एनर्जी दी थी तो ज्यादा एनर्जी देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन 2 से 6 पर गया तो एनर्जी एब्सॉर्ब ज्यादा करी होगी उसने, तभी तो यहां से लेकर यहां पर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। और जब इस एक्साइटेड स्टेट से वापस आ रहा था तब हमें इसने वॉयलेट कलर दिया, और वॉयलेट कलर की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू। निकाल लेंगे अब हम भाई, ये एनर्जी हमें पता पड़ गई, h हमें पता है, c/λ लगा देना। वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, वैसे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वह अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, बोर मॉडल भी इसी पे काम करता है। बट यहां पर आप लोगों को 6 और 2 कैसे रखना है, चीज समझ में आ गई। कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है ना बेटा ni/nf, ये बाल्मर का नहीं था। बाल्मर ने तो कहा था भाई ये मेरा फॉर्मूला है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n², 1096 इनटू इसका आप सॉल्व कर देना, आपको आंसर।
क्यों आपको पता पड़ेगा कि बार्नर के लिए सारे काम कहां हो रहे थे, विजिबल जोन में, जिसके लिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, यानी जिसमें जो ऑर्बिट थी कौन सी ऑर्बिट में काम किया, सेकंड ऑर्बिट में हम लोग कह सकते, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रिडबर्ग साहब, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा अरे भैया ये तो आपने सिर्फ तब बताया जब 2 लेवल पे होगा, जब विजिबल रेंज में होगा, लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हो। उसने कहा नहीं भाई मैं गलत क्यों करूंगा, मेरे देख ले तो रिजल्ट देख ले। नहीं भैया आप गलत नहीं कर रहे, क्योंकि आप सारी बात नहीं बताए, जो आपको दिख रही है आपने उसकी बात तो बता दी, पर जो नहीं दिख रही है वो भी तो कुछ होता होगा। बार्नर ने बोला भाई सीधे सीधे बता ले मुझे, तो कहता मैं बताता हूं, आप ऐसा करो इस 2 को ना लिखकर यहां पर इनिशियल वैल्यू लिख दो और यहां पर फाइनल वैल्यू लिख दो। बार में लड़ गया, अब पागल हो रहा है, मेरी वैल्यू गलत आ जाएगी, तूने 1 रख दिया तो वैल्यू गलत हो जाएगी मेरी। उसने कहा रुक जाओ, फिक्स कर देता हूं कि जब भी बार्नर भाई साहब का नाम इतिहास में आएगा आप लोग n1 की वैल्यू आंख बंद करके 2 ले लेना, और वहां से हमने कह दिया ले बार्नर तेरी 2 सीरीज हो। लेकिन कहानी इसके पीछे और भी थी। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी लाइट पड़ रही है और इवन ज्यादा एनर्जी है, 6 से 1 पर भी तो आएगी कोई ना कोई लाइट। एक्चुअल में इस वाली सीरीज पे जो काम किया, यानी कि 2 से 1 के बीच में वाले जो काम किया, ये काम किया था आपके लाइमन साहब। तो रिडबर्ग साहब ने सबको इज्जत दी, उसने कहा लाइमन तुमने इस जोन में काम किया है, बहुत बढ़िया, इतिहास में जब भी लाइमन का नाम आएगा n1 की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे। फिर साइंटिस्ट और आए, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं। फिर एक आया पाशन, लाइमन के बाद आया ये बार्नर आ गया, यहाँ पे नंबर 3 पे आ गया पाशन, आया पाशन साहब, PASCHEN। पाशन ने कहा देख मेरे में भी कुछ आ रहा है, देख मेरे में कुछ आ रहा है, कह रहा पाशन साहब चिंता मत करो, आपके लिए n1 की वैल्यू 3 रख देंगे। मतलब रिडबर्ग का फॉर्मूला इतना अच्छा था कि कोई भी साइंटिस्ट आए कहीं से भी कहीं भेज दो लाइट को, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट भेज रहे हो। आप n1 याद रखिए, n2 रखिए, बट हाँ ये फिक्स है कि अगर आप लाइमन सीरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए n1 की वैल्यू 1 लेंगे। अब बार बार 2, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो सीरीज बनती है बेटा वो बनती है लाइमन, बामर, पाशन, बार के पूछ लियो ब्रैकेट है, ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट, पी फंड नहीं है, फंड है, पता नहीं क्या मतलब, पी को साइलेंट करना भी नहीं आता है, फंड। वैसे इसके बाद हम्फ्रे सीरीज भी होती है, फंड के बाद हम्फ्रे भी आती है, तो यहाँ पे याद रखेंगे इसके लिए n1 की वैल्यू 1 है, इसके लिए n1 की वैल्यू 2 है, इसके लिए n1 की वैल्यू 3 है, इसके लिए n1 की वैल्यू 4 है, इसके लिए n1 की वैल्यू 5 है, इसके लिए n1 की वैल्यू 6 है। और भी आए तुम कर देना, एक कह देना रिडबर्ग साहब मेरा भी समझ लो, तुम्हें भी रख देंगे, कह देंगे बेटा ले इस वैल्यू पे 14th वैल्यू पे तेरा नाम, ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो, करके निकाल के दिखा देना, एंड आपके नाम को भी हम लोग पढ़ा देंगे ऐसे कभी, ठीक है कि भैया हाँ एक मेरे बच्चे ने ऐसा, मेरे स्टूडेंट ने ऐसा किया था, हाँ मतलब ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर आप कोई सी वैल्यू रख के निकाल सकते हो। वेल द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि जब आप ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे आएंगे तो आपके पास एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपकी वेवलेंथ कम हो रही है। आप बार्नर सीरीज में बिल्कुल देख सकते हो, इस कलर से जो आपके पास अलग अलग कलर आए थे, जितना ऊपर से आ रहे हो उतना कलर वॉयलेट वगैरह क्यों है वो, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और कलर कम है, इसलिए तो वॉयलेट कलर दिखाई दिया। विबग्योर में वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, समझ में आई इतनी बातें। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो आपका ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, ये चीज आपके पास रिडबर्ग साहब ने इस तरीके से समझाई थी। फटाफट आ जाते हैं अगले पेज पे, आइए प्लीज। नील बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बोर मॉडल को पढ़ते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बोर इज नॉट बोरिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वेल टॉकिंग अबाउट बोर मॉडल, बोर मॉडल को शुरू करने से पहले उनके कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ बातें थी जो हमें मान के चलनी। उन्होंने कहा सबसे पहला, आप यहाँ पे पढ़िए, फर्स्ट बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है
वो हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। वेल, रदरफोर्ड ने भी कोई अलग बात को नहीं कही थी। रदरफोर्ड ने भी ये बात तो कही थी कि हाँ भैया किसी एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है वो ऑर्बिट ही है। ठीक है, इसने ऑर्बिट नाम दे दिया, उसने कहा सर्कुलर पाथ पे घूमता है, घूमने दो उसे। इसने आगे बोला these orbitals are arranged concentrically around the nucleus। तो मैंने जिस तरीके से आपको दिखाया कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको आप भूल जाओ सीधे मॉडल को, आप ऐसे समझो बीच में न्यूक्लियस है और ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल है उसके आसपास, ये इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये घूमे, राइट। ये इसका पहला था। अगला लो आप पढ़िए प्लीज। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डू नॉट चेंज विद टाइम। जी हाँ, इस लॉ ने आकर रदरफोर्ड के मॉडल को गलत कर दिया कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो घूमता था ऐसे स्पाइरल लूप में, और यदि ऐसा होता तो एक्सेलरेटेड बॉडी चार्ज लूज करती धीरे धीरे, और यदि ऐसा होता तो टाइम के साथ साथ उसे गिर जाना चाहिए था न्यूक्लियस पर, बट ऐसा नहीं होता। और यहां पर रदरफोर्ड ने इसी स्टेटमेंट को करेक्ट किया कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डू नॉट चेंजेस विद टाइम। एक ही जगह पर स्टेशनरी है, एनर्जी फिक्स है उसकी। बट आगे कहता है वो कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से आपने एनर्जी और जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, पढ़ लीजिएगा अभी वही लाइन दे रखी है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर गया तो उसने एनर्जी एब्सॉर्ब करी है, लेकिन अभी कोई कलर वो नहीं देता है। फिर कहता है जब ऊपर पहुंच गया, इस स्टेट को कहते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। बिल्कुल ही उससे बाहर निकाल दोगे तो आयनाइज स्टेट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ही तो आयनाइजेशन होता है। और जब आपने उस स्टेट पे पहुंचा दिया, उस एक्साइटेड स्टेट पे, तो वो जब वापस आता है तो एनर्जी लूज करेगा, यानी कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की फिक्स है। अगर आप एनर्जी दोगे जंप करके ट्विंग करके ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे मेरे मॉडल में पहुंचा था। एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे पहुंचा, जैसे हाथ बंद कर दिया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया था ना, ऐसी पहुंचता है वो भी। मैं उसे नहीं दिखा सकता ना, बार बार चिपका नहीं सकता तुम्हारे सामने, एक चिपका के एक बंद करके नहीं कर सकता था यहाँ पे, बस छुपा दिए, वो पहुंच गया ऊपर की लेवल पे। और जब वापस आया तुमने देखा वो पिंक से कैसे कलर निकल रहा था, येलो येलो कलर है ना। तो कहीं ना कहीं किसी सीरीज में आ रहा होगा इसके पीछे VIG वाई वाला कलर था मेरा वो, तो पता नहीं कहां था वो, रदरफोर्ड की किसी सीरीज में था, तभी तो येलो कलर दिख रहा था तुम्हें, वरना कैसे दिख जाता। तो येलो विजिबल कलर है, विजिबल रेंज में आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ रही। और आगे उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप थर्ड पॉइंट पढ़िए प्लीज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्सॉर्ब और एमिटेड। कितनी फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब करी है या एमिट करी। देखो एब्सॉर्ब करने की वजह से ही ऊपर जाएगा, और जितनी एब्सॉर्ब करी उतनी रिलीज करेगा, उससे नीचे आएगा। ये फ्रीक्वेंसी उसने बोला कि मेरे पास E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू होती है। E2 माइनस E1 क्या है, जहां से जहां पर गया, भाई नीचे से ऊपर गया ना, या ऊपर से नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सी वैल्यू ले सकते हो, प्लस माइनस का खेल मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। आपको बस याद रखना है कि एनर्जी डिफरेंस दोनों में सेम रहेगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि यार यहां से 2 से 5 जाओ तो डिफरेंस कितना आया 3 का, 5 से 2 आओ डिफरेंस कितना आया 3 का, बस माइनस और प्लस का ही तो खेल है। बट अभी तो माइनस प्लस भूल जाओ यार। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो जो उसमें एनर्जी डिफरेंस है, यानी कि E2 माइनस E1 ये H न्यू के इक्वल होगा, और न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E बाय H, क्योंकि आपको पता है E2 माइनस E1 को मैं डेल्टा E लिख सकता हूं। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, राइट। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू, और न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E बाय H। वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात कर चुका है, और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जितना ऊपर से आएगा उतना बढ़ रहा था। आगे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बोर फ्रीक्वेंसी रूल हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फोर्थ पॉइंट जो इस बुक के अकॉर्डिंग है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड और सुना सुना सा नहीं लग रहा। जब आप लोगों को प्लैंक साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एज सच, मतलब पूरी एनर्जी आप कभी दे नहीं सकते किसी पार्टिकल को, धीरे धीरे डिस्क्रीट फैक्टर क्वांटा की फॉर्म में क्वांटाइज होकर जाए। प्लैंक साहब ने तो कहा था
कि कभी भी आप अगर 5वीं और 6ठी सीढ़ी पे खड़े हैं तो या तो आप 5वीं सीढ़ी पे खड़े होंगे या 6ठी सीढ़ी पे खड़े होंगे, 5.5 सीढ़ी पे खड़े नहीं हो सकते कभी भी। तो यहाँ पर ही बोर्ड ने ये बोला कि बालकनी नहीं बेटा, सीढ़ी। बालकनी कौन सी 5 6 बालकनी है, और बालकनी में तरह झांका कर लोगों के घरों में है? ऐसे काम मत करा करो बेटा, किसी की प्राइवेसी है, प्राइवेसी रहने दिया करो, है? वेल यहाँ पर आप लोगों के सामने नए बच्चे हो, एंगुलर मोमेंटम तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको बस थोड़ा समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। कुछ नहीं, ये मास है, ये मास है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। जब तक इसमें कोई वेलोसिटी नहीं आएगी ये मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम नहीं है अभी। मतलब सर मोमेंटम कब आएगा? लो बेटा फेंक के मेरे सर पे मार दो, देखो कितने तेज हाथ बढ़ रहे हैं। अरे मुन्ना मैं फेंक के मार दूं तुम्हारे, तभी तो मोमेंटम आ जाएगा। और डायरेक्शन अलग होगी, और उस डायरेक्शन का हमें कुछ करना नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया कि डायरेक्शन का हमें कुछ नहीं करना। तो मोमेंटम तब भी आएगा तुम्हारे फेंक के तुम्हारे सर पे लगेगी। सिर्फ मोमेंटम तब नहीं आएगा जब मेरे सर पे लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है। तो तुम्हारे सर पे लगेगा तब भी मोमेंटम है। कहने का मतलब मोमेंटम तब आ रहा है सर जब आपका मास और वेलोसिटी कंबाइन हो रही है। और जब मैं जब फेंक रहा हूं तो वो केस हमारे पास लीनियर मोमेंटम का होने वाला है, जो आप पढ़ते भी हो, P = m × v। क्लास 9 P = mv। यानी कि ये बॉडी ऐसे रखे रखे चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जब कोई फेंक के मारेगा मेरे तो चोट पहुंचा देगी। हाँ, दूसरा केस और है, मैं इस पे अपना सर मार दूं, पर वेलोसिटी दी ना मैंने, मास में वेलोसिटी दी, मेरे सर की वेलोसिटी दी। वो मोमेंटम कब है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट जब इस सर्कुलर पाथ पे आता है तो लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। कब? जब देखिए देखो सर्कुलर पाथ, तो आपको एक चीज पता है, सर्कुलर पाथ में आर आता है, रेडियस आता है। तो आप एक काम करो, अभी के लिए भगवान के लिए इसमें मल्टीप्लाई आर कर दो, तो ये लीनियर मोमेंटम आपके लिए एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। इसे सिंपल वे में जिन बच्चों ने चैप्टर 7 नहीं पढ़ा है, रोटेशनल मोशन, मैं नहीं समझा सकता, और रोटेशनल मोशन आने में भी टाइम। बस याद क्या करना है कि लीनियर मोमेंटम में अगर मैं रेडियस की मल्टीप्लाई करता हूं तो वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, इसलिए मैंने रेडियस की मल्टीप्लाई करी है। और अगर रेडियस की मल्टीप्लाई करी है तो इसका मतलब मोमेंटम क्या बन गया है? एंगुलर मोमेंटम। उसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, और ये जो क्वांटाइजेशन की वैल्यू है mvr, ये कितनी है? h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे ऑर्बिट में घूम पाएगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π आएगा, और h/2π की वैल्यू हमेशा क्वांटाइज रहेगी। यानी कि मैं इसे nh/2π लिख दूं। क्वांटाइज का मतलब है एक फिक्स वैल्यू बिटवीन 0 से लेकर कोई भी होल नंबर, यानी कि 1.3 नहीं आ सकता, इधर 1 2 3 4 कोई सा भी ले लो, बट इसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी, और हमेशा n एक परफेक्ट नंबर होगा। 0 1 2 3 4 वाला 1.2 3.7 ऐसा नंबर नहीं आ सकता। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम of a revolving electron around the nucleus is always quantized। ये बोर का फोर्थ पोस्टुलेट था, और जहां पर m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए आप लोगों के पास ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, बोर के पोस्टुलेट। अब बोर के मॉडल के हिसाब से उसने जो अपने पोस्टुलेट दिए थे वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिए थे। किसके लिए दिए थे बेटा? हाइड्रोजन एटम। अब मेरी एक विनती है आपसे कि मैं आप लोगों को अभी जो एनर्जी और रेडियस है इन सब की वैल्यू क्या कितनी आई है ये नहीं बता सकता, बस डायरेक्ट वैल्यू जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है वो बता पाऊंगा कि कितनी है। क्यों? कि इसका पूरा डिटेल में डेरिवेशन के साथ क्लास 12 के एटम चैप्टर में आप बिल्कुल सेम यही चीज पढ़ने वाले हैं। बस वहां पे पढ़ेंगे कि रेडियस कैसे आया या एनर्जी कैसे आई, टाइम पीरियड कितना होता है, ये सारी डेरिवेशन हम लोग वहां करेंगे। तो रेडियस कैसे आई ये सारी चीजें तो हम लोग वहां पर देखेंगे, बट कितनी आई ये हम लोग अभी देख सकते हैं, राइट। तो जो मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ वो कुछ वैल्यूज आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं मैं उनको रख दूंगा,
बट ट्रस्ट मी, जब आप लोग 12th में आएंगे तो यू विल बी फाइंडिंग दैट डेरिवेशंस ओवर देयर, और एटम चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी के लिए मैं आप लोगों की एनसीईआरटी उठाता क्या हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, उठाई लिए। बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलता है दैट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नंबर 1, 2 and 3, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि जो मेरे पास एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जा रही थी, तीसरे ऑर्बिट पे जा रही थी। अब इसमें 1, 2, 3 क्या है, इन्हें हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे बेटा इनको हम लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये काम कैसे करेंगे बेटा, मैं आपको बताता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में दो इंफॉर्मेशन देते हैं। पहला उसके साइज के बारे में और दूसरा उसकी एनर्जी के बारे में। यहाँ पर आप लोगों के पास बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आ चुका है। वो बोलता है n = 4 पे मेरा इलेक्ट्रॉन है और n = 1 पे मेरा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो ऑर्बिट बता रहा है कि उसका इलेक्ट्रॉन कहां पर है। नेक्स्ट प्लीज डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है मैं मजबूर हूं कि द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज Rn = n² टाइम्स a0, जहां पर a0 की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर दे रखी है। प्लीज मेरे को मत पूछना अभी के लिए कहां से, आई एम बाउंड, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबी है, आई एम सॉरी। यहाँ पर आपको कह रहा है कि किसी भी रेडियस की जो वैल्यू होगी n² टाइम्स a0 के रहेगी, यानी कि कोई भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिट पे घूम रहा है, अगर आपको वो पता पड़ जाए तो आप उसका रेडियस निकाल सकते हो। हाउ? मैंने कहा 2 पे, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और इनटू ये रेडियस निकाल दीजिए तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस n² टाइम्स a0 आ जाएगा। ये वैल्यू कहां से आई? अभी के लिए समझो कि बोर के मॉडल से आई है। आप कहां से आई ये हम लोग डेरिवेशन करेंगे 12th में, बट हाँ किसी को इंटरेस्ट है तो अलग से आगे क्लास के बाद पूछ लेना, काफी लंबी डेरिवेशन है, हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन 1, क्योंकि हाइड्रोजन के बेचारे पास एक ही तो ऑर्बिट होती है, k शेल, n = 1 होती है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे होगी। यहाँ पे देखिए as n increases the value of Rn increase, साफ साफ दिख रहा है, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा तो आपका R बढ़ता जाएगा। ये वैल्यू आपके पास कहना चाह रहा है, in other words the electron will be present away from the nucleus। सीधी सीधी बात है यार, अगर n बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास ऐसे बढ़ता जा रहा है, यानी कि अगर n बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा। ये इसके साथ ये बढ़ रहा है, राइट? n ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर किस ऑर्बिट पे है ये आपको बता रहा है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके पास आ रहा है वो आपको बता रहा है, तो कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट मतलब जहां पर वो आराम से ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ था, ऐसे, ये मेरी स्टेशनरी स्टेट। अब मेरे को लिखने के लिए कुछ उठना पड़ेगा, तो बेसिकली मैं वो एनर्जी लेकर थोड़ी कहीं ना कहीं से जो मेरे अंदर ग्लाइकोजन वगैरह है, अब तो ग्लूकोज खत्म हो चुका इतना बोलने के बाद। हाँ बेटा, जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो ग्लाइकोजन से एनर्जी लेनी पड़ती है, ये पढ़ोगे बायोलॉजी में है। हाँ तो अब एनर्जी लूंगा मैं, एनर्जी लेके किस स्टेट पे आऊंगा? एक्साइटेड स्टेट पे। हाँ मैं आयनाइज पे नहीं जाऊंगा, आयनाइज का मतलब तुम मुझे इंस्टीट्यूट से बाहर कर दो। आयनाइज का मतलब ये होगा, तो मैंने एनर्जी ली स्टेशनरी स्टेट से हट गया, लेकिन मोस्ट स्टेबल एनर्जी जब मैं बैठा रहूंगा तब रहती है, कुछ काम ही नहीं करना ना, बैठे रहो, वो मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, क्या कहता है कि एनर्जी nth स्टेज मतलब कुछ भी n पे वैल्यू कितनी आएगी, -RH 1/n²। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप दिमाग में इसे फिट कर लीजिए। EH -RH/n², where RH is the Rydberg constant। अभी आपको रिडबर्ग की वैल्यू आई थी, याद करो। आप लोगों को वैल्यूज थोड़ी सी दिमाग में तो रखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपके पास जो 1/λ की वैल्यू आई थी 109,677 1/ni² -1/nf², तो ये 1/λ की वैल्यू है या वेव नंबर की वैल्यू आई थी।
बट यहाँ पर अगर यही कहानी एनर्जी की टर्म्स में आ रही है तो आपके पास टोटली डिफरेंट आ चुकी है। En is equals to माइनस ऑफ RH 1/n² और इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है 2.18 into 10 की पावर -18, किसकी दे रखी है आपके पास? RH की वैल्यू दे रखी है और वो भी -2.18 into 10 की पावर -18 into 1/n²। अब जरा मेरी एक बात को गौर करना बहुत ही ध्यान से। मैंने आपको कहा था जैसे जैसे मैं n को बढ़ाऊंगा मेरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी। बेसिकली अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। देखो बेटा, मैं कहता हूं सबसे पहले n इज इक्वल्स टू अपने नॉर्मल स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट 1 पे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जब n की वैल्यू 1 है तो इसकी एनर्जी इतनी है, राइट। लेकिन जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? इसके कम हो जाएगी। तो n की वैल्यू 2 होते ही हमारे पास 0. n का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो यहाँ पर 0.545 into 10 की पावर -18 दिख रहा है एनर्जी कम होते हुए। एनर्जी 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगी। लेकिन ये सारी वैल्यू सब नेगेटिव में है। ये नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है इस बात का आपको बॉक्स में बताया गया है। वैसे एनर्जी नेगेटिव आपको क्यों बताया जा रहा है, ये क्या कन्वे कर रहा है? वेल एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी तो ये बताना चाह रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अभी तो अट्रैक्टिव ही बोल दो कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास खींच के ही आएगा अनटिल एंड अनलेस वो 0 लेवल पे ना पहुंच हो, यानी कि जहां पे E = 0 है, जहां पे एनर्जी 0 है वहां पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है वो उतना स्टेबल होता हुआ आ रहा है। इस बात से क्या मतलब है कि एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव की टर्म्स में जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा स्टेबल है। यही चीज मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो चीज मत पढ़ना अभी एनर्जी स्टेबल। जब मैंने आपको बोला था स्पेक्ट्रम वाले केस में स्टेबल और अनस्टेबल के केस छोड़ देना, तो वहां पे भी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नेगेटिव की वैल्यू में जितना मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आप उसको स्टेबल समझो। इससे वैल्यू कम होती है नेगेटिव में, तो -3 बड़ा है -5 बड़ा है, -3 बड़ा है। लेकिन स्टेबिलिटी की टर्म्स में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कौन होगा? -5 ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि जब आपके पास n की वैल्यू 1 रहती है तो आपके पास एनर्जी इतनी है, n की वैल्यू 2 कर दी तो आपके पास एनर्जी घट गई, फिर स्टेबल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि इस एनर्जी को जो इसने एब्जॉर्ब करी है ना इसको रिलीज करके वापस इसी एनर्जी पे आना चाहता है। तो यहाँ पर ये आपके पास ये पॉइंट यही बताना चाहता है। और when the electron is free from the influence of nucleus the energy is taken to be 0, यानी कि वही पॉइंट सबसे ऊपर वाला जहां पे मैंने क्या बोला था कि मेरी इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं था, मतलब वहां पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं पहुंच पा रही है उस पॉइंट तक और इलेक्ट्रॉन वहां पे आ जा रहा है। लेकिन जैसे नीचे आएगा तो खिंचता हुआ चला जाएगा और उसे दिख जाएगा, उसे सपनों की रानी या जो भी दिखेगी वो उसके पास खिंचता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब उस फोर्स तक आएगा, जब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 के अंदर आएगा तब ये कहानी होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को आपने इतनी एनर्जी दे दी कि वो ऊपर से पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन सारी मोह माया को छोड़ देगा और इन सब में नहीं बढ़ेगा, हाँ साधु बन जाएगा और कहेगा कि मैं भाई आयनाइज हो चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इससे बाहर हो गया, अब मैं कोई दूसरी ढूंढ लूंगा या दूसरा ढूंढ लूंगा, XYZ जो भी है। हाँ, मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट पर E 0 है, उस पॉइंट पर n की वैल्यू क्या होगी आइए चेक कर लेते हैं। देखो ये E 0 कब आएगा? आप कह सकते हो सर इसके हिसाब से तो मैं अगर रखता हूँ 2.18 into 10 की पावर -18 into 1/n², ये E 0 तभी आ सकता है जब यहाँ पर n की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए। अगर 0 हो जाएगा तो एनर्जी इंफिनिटी हो जाएगी। नालायकों, इतनी मैथ आनी चाहिए कि अगर अपॉन में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड इंफिनिटी होता है। अगर ये इंफिनिटी होगा तब जाके हमारे पास ये 0। बेटा क्लास 11th में वो 1/0 इंफिनिटी होता है और 1/में इंफिनिटी 0 होता है। रख लो याद इसे, थर्ड क्लास में बता देते हैं। हाँ, अब ये हमारे पास E की वैल्यू 0 कब होगी? जब आपके पास n की वैल्यू इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी मुझे क्या पता क्या है? इंफिनिटी पे मुझे थोड़ी पता है। वैसे ये इलेक्ट्रॉन की बातें हैं, इनके लिए इंफिनिटी आसमान इतना दूर नहीं है। इनके लिए तो इनकी डिस्टेंस कितने में चल रही है पता है? 10 की
15 पे चल रही है, इनके लिए 1 मीटर भी इनफिनिटी से ही बड़ा है। तो ये कहानी बहुत छोटे लेवल पे, तभी तो क्वांटम में घुसे हम, वरना क्लासिकल फिजिक्स ही नहीं पढ़ लेते न्यूटन साहब की। क्वांटम में घुसने की जरूरत ही क्या थी? ठीक है, वेल यहां पर आपको बोला कि अगर आप लोग बोर की थ्योरी को हिसाब लगाते हैं तो बोर की थ्योरी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे कि हीलियम पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, He के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक पॉजिटिव का मतलब आयनाइज हो गया, दे दिया, एक बचा, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हीलियम या Ni2 पॉजिटिव। लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, बता चुका हूं कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 3 बोल रहा हूं, दिखा रहा हूं वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दे दिए, एक बचा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, या बेरिलियम 3 पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए कहानी वैलिड है, वैसे इसकी लिमिटेशंस भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे की एनर्जी कैसे दी जाएगी? तो इसने बोला -2.188 इंटू Z²/n²। बहुत ही बढ़िया वैल्यू इसने बता दी कि भैया हमारे पास जो एनर्जी है इसको आप, अगर मैंने कहा हाइड्रोजन के लिए हो गया, किसी ने पूछ लिया था लिथियम के लिए क्या होगी, तो ये थोड़ी कहेगा तो मुझे लिथियम का नहीं पता, उसने कहा बेटा Li2 पॉजिटिव की बता देता हूं, तो Li2 पॉजिटिव में उसने कहा Z पता है तुम्हें क्या होता है? उसने कहा हाँ, Z होता है एटॉमिक नंबर, बेटा यहाँ पे रख दे उसको, और N जहां पे इलेक्ट्रॉन गया है 1 2 3 4 मुझे क्या पता, जो वैल्यू है यहाँ पे रख देना, आपके पास एनर्जी आ जाएगी। क्लियर हो गया? आगे क्या कहता है कि इसी चीज का अगर मेरे को रेडियस निकालना हो तो ये आएगा 52.9 आपके पास n²/z, ये उल्टा हो जाएगा, n² ऊपर पहुंच जाएगा, z नीचे। प्लीज रेडियस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हम देख चुके हैं, ये माइनस की टर्म्स में रेडियस का ऑब्वियसली बात डिस्टेंस तो पढ़ाई होगी, तो रेडियस क्या हो रहा है हमारे पास n²/z की टर्म्स से इंक्रीज हो रहा है, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर। प्लीज यहां पर आप देख लीजिए, यानी कि आपके पास बोला है कि from the equation is evident that the energy becomes smaller with the increased value of z, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है ना बेटा, लेकिन it means that it is closely bound to the nucleus, okay, this means that electron is closely bound, क्योंकि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मैंने आपको बताया, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इज बाउंड क्लोजली टू द न्यूक्लियस। जब हम लोग एटम को पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट हाँ एटम पढ़ेंगे बेटा, पूरा एटम स्ट्रक्चर है, पूरा 12th क्लास में पूरा चैप्टर है एटम के ऊपर, डोंट वरी, बट यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग, क्योंकि ये चैप्टर एज इट इज रख दिया है 60 to 70%, 30% ये रेडियस कैलकुलेट कैसे करता है, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस यही चीज है 12। वेल आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन इसकी जो लाइन स्पेक्ट्रम आई थी, इसका बेस पर इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दीजिए? प्लीज ध्यान से एक एक लाइन एनसीईआरटी की वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी करने के लिए। यहाँ पर आपके पास सारा केस यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर एक बार इस लाइन को पढ़िए, डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, सबसे लास्ट में एक चीज दे रखी है, ये आप लोगों को मैं बता चुका था कि क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, कि यानी कि अगर 6 से 2 पर आई है तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, EF माइनस EI। अब देखो यार, ये मैं आपको कह रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल, अगर आपको 6 से 2 दे रखी है या 2 से 6 दे रखा है, उसके बेस पर क्या चेंज होगा, ये मैं आपको बस जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उसके हिसाब से आप निकाल लेना, कोई परेशानी नहीं आएगी। बट अभी के लिए हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं कि हमारे पास डेल्टा E की वैल्यू हमारे पास E फाइनल माइनस E इनिशियल। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे कर दूं, डेल्टा E बराबर E फाइनल माइनस E इनिशियल आ गया। अब ये E फाइनल मैं लिख सकता हूं R रिडबर्ग कांस्टेंट, यानी कि RH माइनस का RH 1/n/f² माइनस RH, ये माइनस RH का आएगा एक तो, और एक माइनस का इसका आएगा, भाई एक वाला माइनस आया और एक E का जो माइनस था, क्योंकि E की वैल्यू क्या है, माइनस RH 1/ni², चलेगा, ए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस RH कॉमन ले लेता हूं दोनों से, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा माइनस RH के प्लस RH कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे आएगा माइनस 1/nf² प्लस 1/ni², I मतलब इनिशियल और F मतलब फाइनल, इसको उल्टा करके लिख दो तो आपके पास आ जाएगा RH पॉजिटिव में और आपके पास डेल्टा E पॉजिटिव में,
RH 1/ni² माइनस 1/nf², यानी कि इनिशियल में से फाइनल माइनस करना। और यही वैल्यू मैंने आपको सिखाई हुई थी कि I माइनस nf जब बार-बार सीरीज पढ़ाई तो वो एक्चुअल में यहाँ से आती है कि डेल्टा E की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, RH = 1/ni² माइनस 1/nf², जिसकी वैल्यू डेल्टा E की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2.18 × 10⁻⁻18 आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग आराम से E की वैल्यू को कैलकुलेट करके RH की वैल्यू को नॉट E, यहाँ से आप पता नहीं, यहाँ से RH की वैल्यू 2.18 नहीं पे बताया था ये। यहाँ पे आप RH की वैल्यू को 2.18 × 10⁻⁻18 रख सकते हैं और यहाँ से आप डेल्टा E कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से बेटा वो वैल्यू आएगी जहाँ से आपने डेल्टा E की वैल्यू निकाली है। बट अभी तो आगे और 2-3 चीजें जो हमने पीछे पढ़ी उसको कोरिलेट कर लेते हैं एक बार प्लीज। फ्रीक्वेंसी E = h न्यू, तो आप फ्रीक्वेंसी पढ़िए, याद कीजिए डेल्टा E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, h न्यू लिख सकता हूँ ना बेटा मैं। E = h टाइम्स न्यू, तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RH बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 1/ni² माइनस 1/nf²। E = h न्यू को पुट किया है और तो कुछ नहीं किया। अब जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देखिए, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, RH यानी कि 2.18 वाला और अपॉन में h की वैल्यू फिक्स है 6.626 × 10⁻34। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3.29 × 10⁻15 आ जाएगा। यानी कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो 3.29 × 10⁻15 और यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बाद इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लैम्डा निकाल लो, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, जिनको नहीं पता वो देख लीजिए बेटा, जो आपके पास फॉर्मूला होता है म्यू इंटू लैम्डा बराबर होता है c, और c फिक्स रहती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो अगर आपको लैम्डा निकालना हो यहाँ से तो भैया इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, c/λ, c की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/λ की वैल्यू, वो किसके इक्वल हो जाएगी 109677। और वो जो वैल्यू हमने पहले पढ़ी थी वो यहाँ से आई थी कि आपके पास वेव नंबर की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ जाती है। अब यहाँ पर आप चीज बस एक याद कर लीजिए, अगर NF की वैल्यू ज्यादा है NI, इसका मतलब समझना कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली है बेटा। फाइनल वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ पर गया है। मैंने आपको ये समझाया कि स्टार्टिंग मॉडल याद करो कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ से उछल के यहाँ जाएगा। तो अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा है, 2 से 6 पे पहुंच गया, तो इसका मतलब उसने एनर्जी क्या कर ली है, गेन कर ली है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले में 1/nf² माइनस 1/ni², आप बेशक से कर लीजिए, लेकिन जब इसने एनर्जी गेन करी है तो बेटा आप इस सिंबल के आगे माइनस लगा, सिंपल कहानी। और अगर ni की वैल्यू ज्यादा है nf से, तो इसका मतलब उसने एनर्जी रिलीज करी है। भाई रिलीज है तभी तो नीचे आएगा बेटा, 6 पे कब जाएगा, जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। और अब नीचे कब आ रहा है, जब रिलीज करेगा, यानी कि 6 से 2 पर। तो इनिशियल क्या हो जाएगी, देखो जब 6 से 2 पर आया तो इनिशियल क्या हो जाएगी 6 और फाइनल 2। तो उसी केस में कुछ नहीं करना, आपको 1/ni² माइनस 1/nf² कर देना, वो आपके पास पॉजिटिव में रहता है, उसको मत छेड़ो। तो मतलब कोई आपके आंसर में अंतर नहीं आने वाला, बस जब गेन और लूज का कर रहे हो तब का ध्यान रखना। बट स्टिल आई विल सजेस्ट आप अपनी एनसीईआरटी का यही फॉर्मूला यूज करें, ये वाला एनर्जी के लिए RH 1/ni² माइनस 1/nf², जिसमें आपके पास ni की वैल्यू साइंटिस्ट ने फिक्स कर रखी है, n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू जो मैं आपको बता चुका हूँ, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फर्न, हम्ब्रे, उनके लिए वो फिक्स रहेगी। और एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे बाल्मर के लिए आ गया ना n = 2, तो इसके लिए n1 की वैल्यू 2 हो गई, तो n2 की वैल्यू हमेशा 2 से ज्यादा ही होगी, कभी भी 2 से 1 पे नहीं जा सकता, 2 से 1 पे नहीं जा सकता। लास्ट बात आज के लेक्चर, लास्ट नहीं एक और छोटी सी चाहिए, उसके बाद फ्री कर दूंगा। मतलब हमने ये देखा कि जो बाल्मर की सीरीज थी वो किसमें पड़ रही थी, विजिबल जोन में, तभी तो हमें दिख पा रही थी बेटा।
और लाइमन की क्यों नहीं देख पा रही थी? क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट में पहुंच रही थी। हाँ, पाषाण की इंफ्रारेड में थी, उससे ऊपर ब्रैकेट की भी इंफ्रारेड में थी, उससे ऊपर फंड की भी इंफ्रारेड में थी, उससे ऊपर हम्फ्रे की फार इंफ्रारेड में थी। इसलिए हमें नहीं दिख पाती, क्योंकि इनको डिटेक्ट करने के लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, चश्मों का नहीं। इससे भी अच्छी वाली चीज हो, क्योंकि जो आपके आसपास जो कलर है वो सिर्फ विजिबल जोन में आपको दिखाई देते हैं, इसके अलावा कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो इस तरीके से आपको बोर ने बताया था कि ये लाइन स्पेक्ट्रम किस तरीके से आपके पास आ रहा है। बस लिमिटेशंस देख लीजिए आप बोर की। सबसे पहला लिमिटेशन हमारे पास क्या कहता है? इट फेल्स टू अकाउंट द फाइनर डिटेल, कि भैया फाइनर डिटेल का मतलब कुछ भी नहीं था, ये दो लाइनें बहुत पास आ गई, इनको बोर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, अलग अलग स्पेक्ट्रम जो आया कि भैया लाल अलग दिख रहा है, हरा अलग दिख रहा है, उनको एक्सप्लेन कर दो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। जो बिल्कुल क्लोज आई, दो लाल के बिल्कुल पास में आ गई, उनको एक्सप्लेन बोर अच्छे से नहीं करता। हाँ, लाल वाली बिल्कुल ऐसे आ गई थी, वो ये डार्क रेड, ये लाइट रेड, तो ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन के अलावा या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मैंने बोला ना कि सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड थी, बाकी सबके लिए वैलिड नहीं थी। तो बेटा बोर ने ये चीज बताई कि सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, बाकी और एटम के लिए ये चीज नहीं, मतलब और एलिमेंट्स के लिए ये चीज नहीं बता पाया था। हाँ, ये भी लिमिटेशन आ गई। इसके अलावा बोर ये भी नहीं बता पाया था कि एलिमेंट कंबाइन होंगे मॉलिक्यूल्स कैसे बना देते हैं, इसके बारे में बोर नहीं बता पाया था। इसके अलावा ये जितनी भी स्पेक्ट्रल सीरीज हैं बेटा, ये सभी की सभी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपने कैरेक्टर चेंज करती है। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट में इसका स्पेक्ट्रम कुछ और हो जाता है, इलेक्ट्रिक में कुछ और हो जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट में जहां पे वो चेंज करता है, उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ज़ीमन इफेक्ट। और बोर इस ज़ीमन इफेक्ट को नहीं बता पाया था। और ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज चेंज हो जाती है, तो उस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में स्टार्क इफेक्ट। और बोर इस स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं बता पाया था। ओवरऑल दिस वाज ऑल रिगार्डिंग बोर मॉडल, बोर की पोस्टुलेट्स, बोर की थ्योरी कहां से आई, कैसे आई। आई होप इट वाज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।